नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अब इस सप्ताह अभी तक का जो घटनाक्रम है मतलब शुरुआत में 3 दिन ऐसा लगा जैसे बाज़ार वापस सँभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज एक दिन में गुरुवार के कारोबार में ये मतलब जितना खाया-पिया सब बराबर कर दिया। क्या आज की गिरावट जो है, वो कोई नई चिंता पैदा कर रही है? और लोग कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल तनाव जो है, वो फिर से हावी हो रहा है। तो ये जियोपॉलिटिकल तनाव तो सुबह होता है, शाम खत्म हो जाता है, शाम रहता है, सुबह खत्म हो जाता है। कुछ वैसा रहेगा या चिंता करने की ज़रूरत है वास्तव में? समझना थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि आज जिस तरह से गिरा है वो ऑफ़ कोर्स रीज़न तो वही है कि ऑलमोस्ट मतलब यूएस बढ़ रहा है ईरान की तरफ और चूँकि वीकेंड आ रहा है ना तो मोस्टली अटैक वीकेंड पे ही होता है। इसलिए थोड़े पोज़ीशंस भी अनवाइंड हुए होंगे। आई थिंक आज अपना बीएसई का एक्सपायरी था, किसी का होगा ही, एक्सपायरी भी होगा। वो जी। भी इफ़ेक्ट रहा होगा, लेकिन ये तो ग्लोबल इफ़ेक्ट है और पहला पॉइंट इसको सम अप करने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये ग्लोबल सेल ऑफ ऑन द बैक ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो समझने चाहिए, वो ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में किस पे कितना इम्पैक्ट होगा, उसका मार्केट पे कितना इम्पैक्ट होगा, ये सिर्फ़ हम हिस्टोरिकल ट्रेंड के बेसिस पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उतना ही होके रह जाएगा ये कहना मतलब मेरे बस की तो बात नहीं है। अब चूँकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण मार्केट गिरा तो फिर मैंने अपनी एनालिसिस उस तरफ भी की और फिर जो इस बार रिज़ल्ट हुए उसके बेसिस पे भी की। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन में फिर मुझे वही समझ में आता है कि अब यूएस ईरान पे कहाँ से किधर से अटैक करेगा, अगर करना भी है तो कौन ज़मीन देगा, कौन साथ देगा, नहीं देगा। चाइना और रशिया का क्या रोल रहेगा? वो कहीं रशिया यूक्रेन जैसे जैसे यूरोप और यूएस ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, कुछ ऐसा सपोर्ट आएगा? क्योंकि जितना मैं ईरान एज़ ए कंट्री जानता हूँ, तो पहली चीज़ कि वो ऐसे वेनेजुएला जैसा या किसी की तरह हथियार तो नहीं डाल देंगे, वो लड़ेंगे और वो लोग जब तक लड़ पाएँगे तब तक लड़ेंगे, अगर ऐसा हुआ तो। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर यूएस अटैक करता है तो यूएस के पास लेसन लर्न्ड भी है जो रशिया और यूक्रेन के वॉर में चल रहा है। बहुत लंबा खिंचा, रशिया भी इकोनॉमिकली वीक हो रहा है, यूक्रेन तो ख़ैर ख़त्म हो ही गया है। लेकिन अगर इस लेसन लर्न्ड के साथ अगर ऐसी प्रिपरेशन में जाता है यूएस ईरान पे अटैक करके कि वो खामेनेई को सीधा वहाँ से या तो ले जाए या टारगेट करके रिमूव कर दे, कुछ ऐसा टारगेट करके एलिमिनेट कर दे, कुछ ऐसा अगर जल्दी करे तो बात अलग है। नहीं तो ये ऐसा वॉर तो नहीं रहेगा वेनेज़ुएला जैसा कि घंटों में ख़त्म हो जाएगा। हफ़्ता, महीना कुछ लग सकता है और बाकी डिपेंड करेगा कि कौन किसको कितना सपोर्ट करता है। तो इसमें जिस तरह भारत का रोल रहेगा, अभी हर वॉर में भारत का रोल क्लियर है कि वो किसी भी तरह से किसी वॉर को ना एप्रिशिएट करेगा, ना सपोर्ट करेगा। तो एक न्यूट्रल वहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो फिर वही मुझे ध्यान आता है कि जहाँ पे जिस ज़मीन पे लड़ाई होगी, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और जो न्यूट्रल रहेगा, सबसे अच्छे रिश्ते हैं, उसको हो सकता है 4-5% का नुकसान होगा, ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है। अब इसके बेसिस पे जो मैंने दूसरा फ़ॉर्मूलेट किया है, वो यही है कि इस बारी के जो रिज़ल्ट्स आए हैं, इस रिज़ल्ट्स में इस बारी के रिज़ल्ट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो बहुत क्लियर दिख रहा है कि लार्ज कैप में तो चलिए जो 8% से 7%, 8%, 9% का जो भी ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन मिड कैप करीब-करीब 18-19% के रेंज में ग्रोथ दिखा रहे हैं, स्मॉल कैप 30-35% के रेंज में ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो कम से कम शुरुआत तो हुई कॉर्पोरेट अर्निंग्स की, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, इसमें एक डिबेटेबल पॉइंट ये है कि कह कह सकते हैं कि बेस इफ़ेक्ट हो सकता है, पिछले साल के क्वार्टर में उतना अच्छा नहीं था, हो सकता है। लेकिन अगर बेस इफ़ेक्ट भी होगा, तो ये बेस इफ़ेक्ट के कारण एट लीस्ट हमारा अगला फाइनेंशियल हो सकता है कि ईपीएस 15% बेटर दिखे, जो कि अभी तक स्टैग्नेट हो गया है। तो हमारे लिए जो इसमें सोचने-समझने की बात है कि अगर वॉर के जिटर से
हम अलग हो जाना चाहें मार्केट तो हमारा इंडिविजुअल अपना डिसीजन है, अलग हो सकते हैं, वो भी अपने अपने फैसले का स्वागत है। लेकिन ये वैसा वॉर तो नहीं लग रहा जिसके कारण से मार्केट छोड़ के भागा जाए। रादर अगर 5-7-10% मार्केट करेक्ट होता है, जस्ट इन केस भगवान ना करें अगर होता है, तो उसको खरीदारी के लिए यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ वो फटाफट रिकवरी हो जाएगी, फिर एंट्री तो नहीं मिलेगी। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि हमारे रिज़ल्ट्स फ़ेवरेबल हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन फ़ेवरेबल हैं। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इस ग्लोबल टेंशन में जितना हम डोमेस्टिक कॉन्सन्ट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएँ, उतना सेफ रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि उसमें बेस्ट आरओआई मिल सकता है, लेकिन अभी के सिचुएशन में एट लीस्ट वो सेफ़र रहेगा। जी। तो फिलहाल इस डर के माहौल में रणनीति क्या रखनी है? जैसा आप कह रहे हैं कि गिरावट पे खरीदारी और 5-10% गिरावट अगर मिल जाए तो अगर कहीं मिल जाए तो। लेकिन आप कह रहे हैं भगवान ना करे ऐसा हो। संभावना कितनी है कि इन्हीं स्तरों के आस-पास बाज़ार कुछ सँभलेगा या 5% 10% आगे गिर सकता है? एक जो आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ वैसा युद्ध नहीं होगा जैसा वेनेजुएला में हुआ। वेनेजुएला में तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं। लेकिन ईरान में युद्ध लड़ना पड़ सकता है और जब ईरान में युद्ध लड़ना पड़ सकता है तो फिर याद आता है अमेरिका-ईरान का युद्ध सॉरी अमेरिका-इराक युद्ध। तो इराक में अमेरिका ठीक-ठाक जाकर फँसा था। ऐसा नहीं है कि बस जैसे मक्खन में चाकू गिरे उस तरह से वहाँ पर उनको बहुत आसान चीज़ें मिल गई थीं। तो अमेरिका-इराक युद्ध भी चला था थोड़ा। इसीलिए कह रहा हूँ ना राजीव जी, और ईरान शुरू से इनका जो वो टेंडेंसी रहा है ना, वो जुझारू वाला टेंडेंसी रहा है, ये लड़ते हैं। अपने अगर आत्मसम्मान पे आ गया तो फिर वो नुकसान हो तो हो, लेकिन लड़ते हैं। तो ये मुझे लग तो रहा है कि लंबा चलेगा, लेकिन फिर ये एक आप समझिए कि मेरे हिसाब से वही टेरिटोरियल वॉर में ही कन्वर्ट होगा, वाइड स्प्रेड वॉर में नहीं होगा। तो अब देखिए ना, ये तो पूरे संसार में टेरिटोरियल वॉर चल ही रहा है ना, इधर-उधर चल ही रहा है, उसमें कहाँ कोई रुक रहा है। तो हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ट्रिगर हो रहा है, वो दिख रहा है। वो हमको एक फ़ायदा देगा, लेकिन पेशेंस है कि नहीं है या घबराहट है ज़्यादा, अब इन सब का कोई इलाज तो नहीं किया जा सकता, समझाया जा सकता है। बट आपने जिस तरह जो बोला, मेरा ऐसा ही अंदाज़ा है कि अगर ये करेंगे ट्रम्प, जो कि ये तो ख़ैर पूरा का पूरा ईगो में चल रहा है ना सब मामला, तो लंबा चल सकता है। लेकिन लंबा चलेगा और वो एक टेरिटोरियल वॉर में कन्वर्ट होके रहेगा, मेरा तो ऐसा ही मानना रहेगा। जी, ओके। तो ये एक युद्ध की स्थिति जाएगी लेकिन जैसा आजकल हो रहा है कि लोग एक-दूसरे पे मिसाइलें छोड़ते हैं। हमने इससे पहले इसराइल और हमास के बीच का जो युद्ध देखा बल्कि उसमें ईरान भी कूदा था बाद में। तो ये मतलब दोनों तरफ से मिसाइलें छोड़ते रहें, उससे सत्ता परिवर्तन तो होता नहीं है। सत्ता परिवर्तन के लिए या तो आपको बांग्लादेश वाला मॉडल अपनाना पड़ता है या फिर आपको वेनेजुएला वाला मॉडल अपनाना पड़ता है। ईरान में ये दोनों मॉडल शायद मुश्किल होंगे। तो वैसी स्थिति में फिर आप मिसाइलें छोड़ते रहें और अ युद्ध का एक वातावरण रहे लेकिन आप ज़मीन पे सेनाएँ उतारने की हिम्मत भी ना करें। तो मामला खिंचता रहेगा। तो वैसे में क्या बाज़ार थोड़ा लंबे समय के लिए एक अनिश्चितता और उसके चलते घबराहट वाली स्थिति में रह सकता है? मुझे नहीं लगता राजीव जी, और इसका जो इंडिकेशन है, मेरा रहेगा यही मानना कि मान लीजिए कि 2023 से जितने वॉर चल रहे हैं पूरे संसार में, अगर ये नहीं रहते, तो किसी के पास लंबे शांति के बाद कोई लेसन लर्न्ड रहता नहीं है। आज की तारीख में यूएस को पता है कि अगर बिना तैयारी के फँसेगा तो कितना इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है। तो अगर वो वहाँ जाएँगे तो इतने प्रिपरेशन के साथ जाएँगे कि एक गिवन टाइम फ्रेम में उसको ख़त्म किया जाए, उससे ज़्यादा वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो ये अगर हुआ, ईरान लड़ेगा ये तो तय बात है, लेकिन फिर यूएस अपनी इंटेंसिटी इतनी बढ़ाएगा कि इसको एक लिमिटेड टाइम में, वो 1 महीना है कि 1 हफ्ता है या 2 महीना है, डिफ़िकल्ट टू से, बट उतना तो रह सकता है। 1 हफ्ता से 1 महीना का रेंज तो रह सकता है, आराम से रह सकता है। उतने दिन की अनसर्टेनिटी पॉसिबल है मार्केट में, और वैसे भी
मैं मार्च 15 के पहले अब तेजी वाला मार्केट देख भी नहीं रहा, बिकॉज हमारे यहाँ अब अपनी परेशानी आएगी या एडवांस टैक्स फ्लो वाली परेशानी आएगी, तो वो भी है हमारे साथ। तो मैं मार्च 15 तक तो वैसे भी रेंज बाउंड मार्केट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विथ माइल्ड अपवर्ड बायस, और मार्च 15 के बाद हो सकता है वैसा हो जो मार्च 15 के बाद 2025 में हुआ, और सेवियर क्या कौन निकल के आया, बैंक निफ्टी। हो सकता है फिर से इस बार सेवियर ईयर एंड में, फाइनेंशियल ईयर एंड में बैंक निफ्टी निकल के आ जाए। ओके, तो फिलहाल अभी क्या डे बाय डे क्या विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से बहुत लंबा सोचना जो है हर दिन की घटनाक्रम पे निर्भर करेगा। तो क्या अभी सिर्फ शुक्रवार की बात की जाए, शुक्रवार को क्या होगा? निफ्टी के लिए कौन से स्तर ध्यान में रखेंगे? नहीं राजीव, मैं नहीं समझता कि डे बाय डे हमको करना है। हमको एक स्ट्रेटेजिक मूव लेना है, और वो स्ट्रेटेजिक मूव मेरे हिसाब से ये है कि 25,000 ऑन निफ्टी एंड 59,500 ऑन निफ्टी बैंक। ये दो का जब तक उसके नीचे की क्लोज नहीं मिले, ये मार्केट में आप समझ लें कि एवरीथिंग रिमेन्स फैक्टर्ड। अगर उसके नीचे का क्लोज मिलता है, देन इट मे बी लिटिल, शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, इट मे बी लिटिल डेंजरस।